बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये ASP.NET कोर वेब डेवलपमेंट सीरीज़ है। इसमें आज सेकंड लेक्चर है। आज के टॉपिक्स में हम सी शार्प के कुछ बेसिक फंडामेंटल सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट, कंसोल एप्लीकेशन, नेक्स्ट, और इसमें सी शार्प फंडामेंटल्स। ये अभी स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा जो डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। सबसे पहले ये कमेंट करने का तरीका है, सिंगल लाइन कमेंट करनी हो, अगर मल्टी लाइन कमेंट्स करनी हो तो सम अदर टेक्स्ट, इन दोनों लाइनों को कमेंट करना हो तो आप दोनों लाइनों को इकट्ठा चूज़ करके कंट्रोल के सी करें तो ये भी सिंगल लाइन कमेंट ही करेगा, लेकिन दोनों लाइनें कमेंट कर देगा। और इसमें जिस तरह CSS में कमेंट होता है आप वो वाला कमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, यानी हैश और स्टैरिक, और यहाँ एंड पे स्टैरिक और हैश। तो ये मल्टी लाइन कमेंट है। आज के लेक्चर में हम टाइप कन्वर्जनिंग देखेंगे कि कोई भी टाइप है उसको हम किस तरह एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कंसोल से कोई भी आप इनपुट लेते हैं तो वो इनपुट स्ट्रिंग फॉर्मेट में होती है। उसको आपने अपनी जो भी मतलब रिक्वायर्ड आपकी डाटा टाइप होगी उसमें आपने ख़ुद कन्वर्ट करना है। जैसे यूज़र से आप डेट ऑफ बर्थ लेंगे तो डेट ऑफ बर्थ में आप खुद ही कन्वर्ट करेंगे। तो इसके भी मुख्तलिफ मेथड्स हैं, उसको हम चेक करते हैं कि किस तरह होगा। सबसे पहले यूज़र से मैं डेट ऑफ बर्थ लेना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ मैंने बताया कि डेट टाइम में हम लेते हैं DOB इज़ इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। रीड लाइन हमें स्ट्रिंग देगा तो इसको हमने डेट ऑफ बर्थ में कन्वर्ट करना है। एक तरीका ये है जिसमें हम डेट टाइम यहाँ पे लिखेंगे और ये डेट टाइम में कन्वर्ट करेगा मिसाल के तौर पे, लेकिन कुछ चीज़ों में ये काम नहीं करेगा। मैं अभी इंट की बात करता हूँ कि इंट x इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, और यहाँ स्टार्ट में इंट में कर देता हूँ। अब ये क्या कह रहा है, अगर इसके ऊपर आप कर्सर लेके जाए तो कहता है स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ये वाली टाइप इस तरह से तो हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। फिर इसका तरीका जो मैंने आपको कन्वर्ट वाला बताया था वो वाली कन्वर्जन हो जाएगी। इसमें डेट टाइम DOB इज इक्वल टू कन्वर्ट की क्लास वाली, कन्वर्ट टू डेट टाइम कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, ये कन्वर्ट होता है कन्वर्ट की क्लास से। इससे आप कोई चीज़ भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास कुछ मेथड और भी होते हैं, जैसे डेट टाइम है तो डेट टाइम डॉट पार्स, और पार्स में देखें कि ये स्ट्रिंग से भी पार्स कर देता है। यहाँ आपके पास ये ओवरलोड्स कहते हैं हम इनको, कि जब भी आप कोई मेथड लिखते हैं ना, जैसे डॉट पार्स आपने लिखा और ब्रेकेट लगाई तो ये नीचे कुछ डिटेल आ गई है। 1 और 4 ऑप्शन है। एक ये कि आप इसको एक स्ट्रिंग दें और ये आपको डेट टाइम में फंसेगा। दूसरा ये कि आप फॉर्मेट प्रोवाइडर भी बता दें कि आपको किस फॉर्मेट में डेट दे रहे हैं वगैरह वगैरह। मैं अगर इसमें अभी यहाँ से करूँ कि कंसोल डॉट रीड लाइन और DOB2 या डेट टाइम DOB2, तो ये भी इस तरह कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह अगर इंटीजर में मैंने वैल्यू लेनी है, इंट y इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, और स्टार्ट में इंट लिखूँ तो ये तो नहीं होता, लेकिन इन डॉट पार्स लिखूँ तो हो जाएगा। इंट डॉट पार्स और इस पर लिखूँ तो भी ये कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, वो जो ऊपर वाली कन्वर्जन है इसे हम टाइप कास्टिंग कहते हैं, कास्टिंग। ठीक है, तो ये कैसे होती है, किस चीज़ में होती है? अब यहाँ पे ना एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। हमारे पास दो तरह की अपना हमारे पास जो इंटीजर्स हैं वो कोई भी दो टाइप्स है, तो उनको हम ऐसे कहेंगे कि एक टाइप ऐसी होगी जिसमें बड़ी वैल्यू सेव होगी, एक छोटी वैल्यू सेव होगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात की थी शॉर्ट बाइट, बाइट डॉट मैक्स वैल्यू सबसे छोटी टाइप है, 255 कैरेक्टर तक स्टोर करती है। ठीक है, 255।
मैं यहाँ लिखता जाता हूँ, 2-3 लिख देता हूँ, बाकी आप खुद समझ जाएंगे। बाइट के बाद शॉर्ट है, इसकी मैक्स वैल्यू 32767, ये शॉर्ट की है। अब मैं यहाँ पे एक शॉर्ट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, शॉर्ट s इज इक्वल टू 320 और बाइट b इज इक्वल टू 200। अब अगर b में मैं 300 स्टोर करता हूँ, ठीक है, तो यहीं पे ये मुझे एरर दे देता है कि 300 तो b में आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये इसकी वैल्यू जो असाइन कर सकते हैं उससे बड़ी वैल्यू है, तो 200 ही सेव कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं बाइट b2 कर देता हूँ और इसमें मैं s स्टोर कर देता हूँ, अब इसको तो नहीं पता ना s में कितनी बड़ी वैल्यू होगी, s में 320 है, चला s में मैं 120 कर देता हूँ, अभी भी एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंट है, इसे नहीं पता उस वेरिएबल में कितनी बड़ी वैल्यू मौजूद है या कितनी बड़ी वैल्यू आ सकती है। तो उसके लिए फिर हमने क्या करना है, इसके लिए हमने इसको कन्वर्ट करना है बाइट में, तो कन्वर्ट टू बाइट एस, कन्वर्ट हो गया। अब इसमें अगर बड़ी वैल्यू होगी तो कन्वर्ट करते वक्त इशू आएगा हमें, ठीक है, ज़्यादा वैल्यू होगी तो वैल्यू लॉस हो जाएगी। इसी तरह बाइट b3 इज इक्वल टू एस और स्टार्ट में मैं बाइट लिख देता हूँ, बाइट, ठीक है। अब यहाँ पे इसने एरर नहीं दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हम इसके साथ लगाने की कोशिश कर रहे थे ना, तो ये उस फॉर्मेट में वैलिड फॉर्मेट नहीं थी। ये वाली जो कास्टिंग है ये आप इंटीजर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़ के साथ आप इसको बताएंगे, और कुछ और चीज़ों में भी यूज़ होती है, जैसे क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ भी यूज़ हो जाती है। मतलब आगे जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना, क्लासेस में या कहीं पे करेंगे तो फिर वहाँ पे देख लेंगे इसको। अच्छा, कन्वर्जन की आपको पता चल गया होगा। अच्छा, ये ज़रूरत कब पड़ती है इंटीजर्स में? जब भी आप स्मॉल डाटा टाइप के अंदर लार्ज डाटा टाइप को स्टोर कर रहे होते हैं, जैसे बाइट स्मॉल है और शॉर्ट उससे बड़ी डाटा टाइप थी, बड़ी डाटा टाइप की वैल्यू आप लोअर या छोटी डाटा टाइप को आप दे रहे होते हैं, तब इशू आता है। जबकि इसके बरक्स अगर एस में b3 स्टोर कर दें तो भी कोई इशू नहीं है। इसी तरह आप फ्लोट बने, फ्लोट f इज इक्वल टू 10.5 f, ये फ्लोट बन गई। f पे आप s स्टोर करें तो भी ठीक है, हो जाएगा। f में आप b2 स्टोर करें तो भी हो जाएगा। बाइट भी स्टोर हो गया, शॉर्ट भी स्टोर हो गया, और कोई इंटीजर i इज इक्वल टू 20 बना लें और f इज इक्वल टू i कर दें तो भी स्टोर हो जाएगा, क्योंकि फ्लोट इन सबसे बड़ी डाटा टाइप है। तो बड़ी डाटा टाइप को छोटी डाटा टाइप दे सकते हैं, लेकिन छोटी को बड़ी नहीं दे सकते। इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे आपके बटवे में 10,000 रुपये आने की गुंजाइश हो, तो आप किसी भी ऐसे बटवे से सारी रकम निकाल के अपने बटवे में डाल सकते हैं जिसमें 10,000 से कम पैसे आते हों। लेकिन अगर किसी बटवे में 20,000 रुपये आते हैं तो वो 20,000 रुपये आपके 10,000 वाले बटवे में नहीं आएंगे। हाँ, अगर वो बटवा 20,000 वाला है लेकिन उसमें पैसे 10,000 या से कम है तब आ जाएंगे, लेकिन फिर उसके लिए आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि 10,000 से कम है, कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक हो गया? अच्छा, अभी हमने जितना काम किया ना, इसको हम रीजन में रखते हैं कि रीजन का मतलब होता है कि आपको कोड के सेक्शन बना लेते हैं अलग अलग। अच्छा, रीजन की बात कर रहा था कि रीजन में आप कोड को कोलैप्स कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये कुछ मैंने एक काम किया, अब इसके बाद मैं दूसरा काम करना चाहता हूँ, तो इस कोड को मैं मिनिमाइज़ करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे हैश रीजन लिखूँगा, ठीक है। रीजन के आगे जो भी है, मिसाल के तौर पर रीजन 1 कह देता हूँ, 01, कोई भी नाम लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और जहाँ तक ये रीजन आपने बनाना है वहाँ तक जाके आप हैश एंड रीजन लिख दें, एंड रीजन। तो ये इस पर आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा। इस कोड को क्लोज कर दें। ये अब इसके आगे मैं ये लिख भी देता हूँ कि ये क्या चीज़ है, टाइप कन्वर्जन। अब मैं एग्जाम्पल रन करके नहीं दिखा रहा, सिर्फ वो आपको समझा रहा हूँ। वो प्रॉपरली हम यहाँ वेब में जाके इसको चीज़ को चेक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे कांस्टेंट को डिस्कस करते हैं। मोस्टली कांस्टेंट का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात हमें यूज़ करना होता है।
वेरिएबल और कांस्टेंट में फ़र्क क्या होता है, पहले ये चीज़ देखें। यहाँ इसका मैं रीजन अलग बना देता हूँ, वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स प्लस डायनामिक डाटा टाइप एंड रीजन। ये सिर्फ कमेंट्स के लिए, आपकी आसानी के लिए ये जो दो लाइनें लिखी, अगर मैं नहीं भी लिखता तो इनका कोई मतलब इफ़ेक्ट नहीं होता। ये सिर्फ कोड को मैनेज करने के लिए। अच्छा, वेरिएबल, वेरिएबल क्या होती है? इंट x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 20, वैल्यू चेंज कर सकते हैं। x इज इक्वल टू सम टेक्स्ट हेयर, टाइप मतलब डाटा टाइप चेंज करने की कोशिश की, डाटा टाइप चेंज, तो ये अलाउ नहीं है। ठीक है, क्यों? x जो कि इंटीजर बन चुका है, आप इसमें इंटीजर के अलावा कोई वैल्यू सेव नहीं करा सकते। अच्छा, वार y इज इक्वल टू 20 और y के ऊपर कर्सर लेके जाएं तो ये क्या कहता है? अच्छा, y हम पहले से डिफाइन कर चुके थे, y1 कर लेते हैं इसको। ठीक है, y1 इसके ऊपर क्या, वो तो अनअसाइंड का एरर दे रहा है, उसको कोई इशू नहीं, ये लेके जाए। ठीक है, तो ये इंट y1 कह रहा है कि y1 जो है इंट बना है। वार y2 इज इक्वल टू 20.5, इसके ऊपर कैसे लेके जाए, ये डबल बना है। ठीक है, वार y3 इज इक्वल टू 20.5 डी, सॉरी 20.5 डी, इसके ऊपर लेके जाए, ये डबल बना है। और अगर मैं f लिख देता हूँ तो ये फ्लोट बना है। ठीक है, ये जो मैंने चार चीज़ें बनाई हैं, ये ऐसे भी बना सकता हूँ, तीन, और इनकी जगह पे मैं यहाँ पे इंट डबल फ्लोट ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो var एक जर्नल की वर्ड है जो आप किसी भी वेरिएबल को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और जो वैल्यू उसको स्टोर कराएंगे उस हिसाब से उसकी डाटा टाइप डिफाइन करेगा। ठीक है इसी तरह हमारे पास एक डायनामिक कीवर्ड है। डायनामिक x1 इज इक्वल टू 20 या 10, x1 इज इक्वल टू 20, x1 इज इक्वल टू पाकिस्तान, x1 इज इक्वल टू ट्रू, वगैरह वगैरह। तो डायनामिक एक ऐसी टाइप है जिसमें आप वैल्यू सेव करते हैं, वैल्यू को चेंज भी करते हैं और टाइप को भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ तक ये समझे कि न्यूमेरिक वैल्यू थी, यहाँ पे आपके पास स्ट्रिंग वैल्यू आ गई और यहाँ पे बुलियन वैल्यू आ गई। ठीक है, डायनामिक एक ऐसी टाइप है जिसमें आप किसी भी टाइप का कोई डाटा स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पे तो है ना हमारे पास, हमने जैसे वार भी तो है, वार में भी तो हम सेव कर सकते हैं। वार एक्स इज इक्वल x3 इज इक्वल टू 10 लिखें, या वार y3 इज इक्वल टू पाकिस्तान लिखें, तो यहाँ भी आ जाता है। लेकिन ये देखें, y3 इज इक्वल टू 20 लिखूँगा तो ये सपोर्ट नहीं करेगा। y3 पहले डिफाइन कर चुका हूँ, y4 कर देते हैं इसको, दोनों को x4 y4। तो ये देखें, y3 इज इक्वल टू सॉरी y4 इज इक्वल टू 20। यहाँ पहले पाकिस्तान था, अब पाकिस्तान की जगह आप ये नहीं लिख सकते। लेकिन इसमें देखें, पहले इंटीजर था, फिर स्ट्रिंग आ गई, इसमें पहले स्ट्रिंग है फिर इंटीजर डारे नहीं आ रहा। तो इसमें तो जिस तरह मर्जी आप कर लें, ये एक दफ़ा डिफ़ाइन करते हैं वार, एक दफ़ा इसको इंटीजर बुलियन स्ट्रिंग जो भी बना देता है, तो आइंदा उसी टाइप का ही डाटा इसमें स्टोर होगा, दूसरा स्टोर नहीं हो सकेगा। ठीक हो गया। अब हम आते हैं कांस्टेंट पे। कांस्टेंट क्या होता है? वेरिएबल में देखें, आप वैल्यू बार बार चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक्स ने की आपने वैल्यू पहले 10 लिखी, फिर x को आपने 20 कर लिया, फिर x को आपने -10 कर लिया, कोई मसला नहीं, जितनी दफ़ा मर्जी वैल्यू चेंज कर लें, वैल्यू चेंज करना अलाउ है। और अगर डायनामिक है तो उसकी टाइप चेंज करना भी, उसकी वैल्यू की टाइप भी आप दूसरी टाइप के डाटा उसको असाइन कर सकते हैं। कांस्टेंट जो होता है वो एक दफ़ा आपने डिफाइन करना होता है। जैसे पाई की वैल्यू कितनी होती है, वो हमेशा 3.14 होती है, ये चेंज नहीं होगी कभी भी। तो आप यहाँ पे अगर लिखते हैं कि वार पाई इज इक्वल टू 3.14 एफ यानी फ्लोट, और यहाँ पे नीचे जाके आप 6 भी कर सकते हैं पाई की वैल्यू को। हमने इस चीज़ को बाउंड करना है कि जो चीज़
कांस्टेंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहे, उसके लिए हम क्या कहते हैं, वार या फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14 और फ्लोट से पहले मैं कांस्टेंट लिख देता हूँ, ठीक है, CONST कांस्टेंट। अब अगर मैं पी आई इज इक्वल टू 6 करता हूँ तो ये मुझे एरर देगा कि कांस्टेंट को आप दोबारा वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो भी हमारे पास इस तरह की चीज़ होगी उसको हम कांस्टेंट बना लेंगे और कांस्टेंट में एक दफ़ा वैल्यू सेव होगी, दोबारा नहीं होगी। बाकी आपके सामने मतलब वेरिएबल क्या होती है, कांस्टेंट क्या होता है, डायनामिक डाटा टाइप क्या होती है, और वेरिएबल और कांस्टेंट का फ़र्क भी पता चल गया, डायनामिक डाटा टाइप भी ठीक हो गया। नेक्स्ट इसके बाद हम डब्ल्यू स्कूल पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखें तो यूज़र से इनपुट कैसे लेनी है वो मैंने आपको बता दिया था कि किसी भी वेरिएबल को आप बनाएंगे स्ट्रिंग यूज़र नेम इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, तो कंसोल से ये पढ़ के आपको यूज़र नेम में स्टोर कर देगा, आगे उसको कहेंगे यूज़र नेम इज़ जो भी यूज़र नेम है वो, ठीक है। इसमें आपने जब कन्वर्जन करनी होती है तो इंट एज इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन नहीं होगा, बल्कि आपने पहले यहाँ पे लिखना होगा कन्वर्ट टू इंट 32 और उसके अंदर कंसोल डॉट रीड लाइन, इस तरह, ठीक है। तो ये कन्वर्जन तो इसी तरह ही है, बाकी सारा भी मैंने बता दिया। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स आपके पास प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई और इस तरह के सिंबल्स हैं जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, तो ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं, अभी नेट शायद स्लो हो गया है। ये ऑपरेटर्स आ गया मेरे सामने। इसमें अगर आप देखें तो ये तो सिंपल सिंपल चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ आपने ऐड करनी है प्लस यूज़ करते हैं, माइनस करनी है, डिवाइड करनी है या मल्टीप्लाई करनी है, और रिमाइंडर और प्लस प्लस माइनस माइनस, ये तीन मैं बता देता हूँ, ऊपर वाले को बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट v1 वैल्यू 1 इज इक्वल टू 25, इंट v2 इज इक्वल टू 5, इंट v3 इज इक्वल टू v1 डिवाइडेड बाई v2। आप में से हर बंदा मुझे बता सकता है कि इसमें v3 में क्या आएगा इस वक्त, तो आप बताएंगे कि v3 में 5 आएगा। लेकिन अगर यही एग्जांपल मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ और नीचे दोबारा इसको, अगर यहाँ पे मैं 24 कर देता हूँ, अब क्या आंसर आना चाहिए यहाँ पे, तो मेरे ख्याल में आप कुछ पॉइंट्स में बताएंगे। मैं इसको कंसोल पे राइट लाइन भी कर लेता हूँ, v3 रन करता हूँ, कंट्रोल F5, अच्छा वो शायद पहले कोई इनपुट ले रहा था, मैं यहाँ से देख लें कंसोल डॉट रीड लाइन, ये 2 दफ़ा कंसोल डॉट रीड लाइन है, मैं इनको कमेंट कर रहा हूँ ताकि ये मुझसे वहाँ पे ये चीज़ ना पूछे। इसके बाद दूसरे सेक्शन में वेरिएबल्स में यहाँ पे कोई चीज़ नहीं ले रहा, ठीक है। इन दोनों को मैं क्लोज़ कर लेता हूँ, कंट्रोल F5 प्रेस करता हूँ। अच्छा ये तो एक्सेप्शन आ गई, कोई मिस्टेक कर दी हमने, या इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे इसके अंदर लिखता नहीं हूँ, वो एक्सेप्शन दे रहा है, मैं इसके अंदर ही लिखता हूँ डायरेक्ट, v1 डिवाइडेड बाई v2 रन किया। वो कहते हैं वैल्यू इज आइदर टू लार्ज और टू स्मॉल फॉर अनअसाइंड बाइट, ठीक है। इंट, ये भी इंट है। या वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ 25 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पे भी फिर एरर वही देगा ये, हाँ एरर वही दे रहा है। मेरे ख्याल में इसको एरर देना नहीं चाहिए, इसको तो ये चीज़ सॉल्व करके देनी चाहिए।
अच्छा, अगर हम रन करें तो देखें ये हमें लाइन नंबर बता रहा है ना, जिसको मैं देखने में कहा शायद जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे इशू है। तो ये लाइन 25 बता रहा है, हमारी लाइन नंबर 25 पे कोई मिस्टेक है। ये इसके अंदर आएगी 25, ये वाली। हाँ, इसमें चूँकि मैंने बताया कि ये बाइट में आप देखें, बाइट में कहाँ तक वैल्यू आ सकती है, जो एस आप इसमें स्टोर कर रहे हैं ये कन्वर्ट करके। तो ये तो 320 था, और इसमें तो 255 से ज़्यादा वैल्यू आ नहीं सकती। ठीक है, तो इसको फ़िलहाल आप कमेंट कर दें कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, और एरर इसी का आ रहा था। मैंने थोड़ा शायद नीचे आ रहा है, उसका एरर नहीं था एरर। V3। अच्छा, उस B2 को कमेंट किया है तो वो आगे यूज़ भी हो रही थी यहाँ पे भी आप कमेंट कर दें। तो आप देखिए इसका आंसर 4 आ गया। ठीक है, ये तो मुझे समझ आ गई कि मैंने अगर यहाँ पे 25 लिखा होता तो पूरा 5 आता। ठीक है, और 24 लिखा तो 4 आया। तो आपको एक चीज़ का अंदाज़ा होगा कि ये आपको हमेशा वैल्यू जो है वो डेसिमल पॉइंट के बगैर देता है जब आप डिवाइड कर रहे होते हैं। और अगर यहाँ पे मैं वार लिखता हूँ, मैं तय नहीं करता कि मतलब यहाँ पे इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर में तो आपके पास वैल्यू जो है वो पॉइंट्स में नहीं आ सकती। V3 के ऊपर लेके जाएं तो देखें ये इसको इंटीजर ही बना रहा है। क्यों? जब भी आप इंट डिवाइडेड बाई इंट करेंगे तो ये हमेशा आपको आंसर इंट में ही देगा। इसकी एक अच्छी एग्जांपल मैं आपको यूँ बता सकता हूँ कि मेरे मैट्रिक्स में जो मार्क्स आए हैं, फॉर एग्जांपल इंट टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 850 थे, इंट ऑब्टेन्ड मार्क्स इज इक्वल टू 707। अब परसेंटेज जो बनती है वार परसेंटेज, वार इसलिए लिख रहा हूँ कि फर्स्ट किया मुझे नहीं पता है कि मैं अगर ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इंटू 100 करूँगा तो मुझे इंटीजर मिलेगा, फ्लोट मिलेगा, डेसिमल मिलेगा, मुझे नहीं अंदाज़ा, मैं वार लिख देता हूँ। ठीक है, अगर अंदाज़ा हो तो वैसे तो इंटीजर ही देगा, मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊँ तो ये बताएगा इंट परसेंटेज, लेकिन वैसे अगर मुझे नहीं अंदाज़ा तो मैं वार भी लिख सकता हूँ। तो मेरे पास है 707 डिवाइडेड बाई 850, ये 83 बन गया इंटू 100, तो ये 83.17 बन गया, या 18 कह ले रहा हूँ फिगर में। और मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन कहता हूँ। जब भी मैं कंसोल डॉट लॉग कहूँ आप समझ जाएं कि कंसोल डॉट राइट लाइन कह रहा हूँ। परसेंटेज रन किया तो आप देखें इसने परसेंटेज में ज़ीरो डाला। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब भी आप 707 डिवाइडेड बाई 850 करेंगे तो वो 0.83 बनेगा। ये तो पॉइंट को लेता ही नहीं है, वो उसको ज़ीरो कंसिडर कर लेगा, और ज़ीरो को 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो ज़ीरो ही आएगा। तो इस सूरत में जब भी आप कोई ऐसी एक्सप्रेशन यूज़ करें जिसमें तमाम इंटीजर्स हो तो जवाब इंटीजर में आएगा। इसमें अगर आप सिंपल कर दें 1.0 इंटू, और अब आप चेक करें, अब देखिए 83.17 आपके पास ठीक है। यानी ये जो 1.0 आपने लगाया ना, इसकी वजह से ये देखें ये क्या बनी है, ये डबल बन गया परसेंटेज, इसकी डाटा टाइप डबल बन गई है। अब यहाँ से कोई एक आप फ्लोट रख लें, डबल रख लें, ठीक है, फिर भले बेशक आप ये भी ना लिखें और रन करें तो भी आपका आंसर ठीक आएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना, जब इंट को इंट पे डिवाइड करेंगे आंसर हमेशा आपको इंटीजर में ही मिलेगा। बीच में एक वेरिएबल ऐसी होनी चाहिए जो डेसिमल पॉइंट वाली हो, तब आपका आंसर डेसिमल पॉइंट में ही आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। ठीक हो गया? अच्छा, मैं बता रहा था आपको डिवीजन डिवाइडर। तो जब हम डिवाइड करते हैं 25 को, ठीक है, तो ये देखें 25 और 5, तो ये इसका आंसर आ जाता है 4, यानी 4 टाइम ये डिवाइड हुआ। यहाँ पे मैं अगर 99 कर देता हूँ या साल के तौर पे 44 कर देता हूँ तो तब क्या आएगा, 8 आएगा। लेकिन ये जो 4 है वो इससे बच जाएगा, वो जो बच जाएगा वो हमने 4 अगर डायरेक्ट निकालना इधर से, V4 इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई 5 परसेंटेज 5।
कि 44 को 5 पे डिवाइड करें, जो डिवीजन रिमाइंडर है वो आप V4 में स्टोर कर दें, वो कर देगा। या ऐसे करें कि आप 10 डिवाइडेड बाई 5, इसका आंसर आएगा 0, कि 10 जो है वो 5 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। V4 इज इक्वल टू 11 5, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह V4 12 5, इसका आंसर आपके पास 2 आ जाएगा, यानी 2 जो बचेगा एंड पे ये वो वाला है। इसी तरह अब V4 यहाँ पे 2 बना है, V4 या कोई कर लें इंट V5 इज इक्वल टू 10, V5 प्लस प्लस यहाँ पे ये 11 हो जाएगा, V5 प्लस प्लस यहाँ पे 12 हो जाएगा, V5 प्लस इज इक्वल टू 10। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू में 10 का इंक्रीमेंट कर दो तो ये हो जाएगा 20। इसको हम यूँ भी लिख सकते थे V5 प्लस V5 इज इक्वल टू V5 प्लस 10, ऐसे भी कर सकते थे। इस सूरत में भी आपके पास आंसर 22 आता, लेकिन बीच में अगर ये एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि ये करेंगे तो पहले ही 22 हो चुका होगा और यहाँ पे आएगा तो 32 हो जाएगा। ठीक हो गया। मज़ीद ऑपरेटर्स देखते हैं कौन कौन से हैं। इसके बाद इजिकल टू प्लस इजिकल टू, ये मैंने सारे आपको बता दिए हैं। इनमें कुछ यूज़ करते हैं कुछ नहीं करते। जैसे इक्वल टू होता है, कंपेयर करने के लिए होता है। देखें यहाँ पे आप, इसको मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। हाँ, ये ऑपरेटर्स का था या कौन सा था? अच्छा, इसमें मैं अलग बना लेता हूँ यहाँ पे। बार x इज इक्वल टू 10, तो ये क्या करेगा, असाइन 10 टू x, ये x को असाइन करेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं x5 कर देता हूँ क्योंकि ऊपर हम यूज़ कर चुके हैं। इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ वार x6 इज इक्वल टू, ठीक है, और ये ब्रैकेट में या कोई भी चीज़ डबल इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ इफ़ x6 इज इक्वल टू 10 और इसके अंदर आ जाता हूँ। ठीक है, तो ये तो आप इसको वैल्यू को असाइन करने के लिए कहते हैं। अब आप एक कंडीशन लगा रहे हैं कि क्या x5 कर दें, x5, ठीक है, इज इक्वल टू 10, तो ये असाइन कहते हैं, ये चेक नहीं कर रहे। जब आपने चेक करना हो क्या x5 10 के इक्वल है, तो आपने डबल इक्वल लगाना है। डबल इक्वल टू का मतलब है कि क्या x5 की वैल्यू 10 है, अगर है तो मैं जो यहाँ चीज़ लिख रहा हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन या राइट द कंडीशन इज़ ट्रू। ठीक है, और अगर ये नहीं है तो एल्स के आगे ब्रेक लगाई और यहाँ में लगा कंसोल डॉट राइट लाइन कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, अगर 10 है तो ये ट्रू है, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर है। इसमें हम इक्वल टू कर लेते हैं या चेक कर लेते हैं, नॉट इक्वल टू भी लिख सकते हैं कि अगर x नॉट इक्वल टू है, x ग्रेटर देन लिखते हैं कि अगर x5 की वैल्यू 10 से ज़्यादा है तो, या x5 10 से लेस है तो, या x5 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 10, अगर x5 10 है या 10 से ज़्यादा है, x5 लेस देन इक्वल टू 10, x5 10 से लेस है या इक्वल है। ठीक है, और ये नॉट इक्वल अगर 10 है। तो ये मुख्तलिफ हमारे पास हैं, ये तो बिल्कुल कॉमन है। आपने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर एक दफ़ा देखा होगा तो उसमें ये चीज़ें ज़रूर होती हैं। इसके बाद हमारे पास मैथ की कुछ फंक्शनैलिटीज़ है जो मैथ की क्लास को यूज़ करते हुए हम ले सकते हैं। जैसे मैथ डॉट मैक्स है, मिन है, स्क्वेयर है, ठीक है, एब्सोल्यूट है, यानी पॉजिटिव वैल्यू। जैसे मेरे पास वार x इज इक्वल टू 10.5 है या 10.6 है, मैं इसे राउंडेड वैल्यू लेना चाहता हूँ। ठीक है, x चूँकि हम यूज़ कर चुके तो x7 कर लेते हैं।
var x7 rounded is equal to math dot round x7। ठीक है, तो ये इसमें राउंड करके डाल देंगे सिर्फ x7, या आप डायरेक्ट ऐसे ले लें बाहर x8 इज इक्वल टू मैथ डॉट राउंड 10.6। इसका आंसर आपके पास आएगा, राउंड करेंगे तो 11 आएगा। ठीक है, इसी तरह जो कि ये 10.6 है, इसका 11 आएगा, और अगर आप 10.4 लिखते हैं इसका 10 आएगा। इसी तरह आप अगर मैथ डॉट राउंड के बजाय, हमारे पास एक होता है फ्लोर, ठीक है, और एक होता है सील। ठीक है, सील की सूरत में ये अगर ऐसे भी है ना, तो भी इसका आंसर 11 आएगा, और फ्लोर की सूरत में, अगर ये 10.999 भी है तो भी इसकी वैल्यू 10 आएगी। तो इसमें आसान सी बात है कि ये इसमें से पूरी ये वैल्यू को आगे बढ़ा के आपको देता है, राउंड फिगर करके देता है, और ये वैल्यू को कम करके देता है। इसको याद रखने का आसान तरीका ये है कि सीलिंग हमेशा छत के ऊपर लगती है, और फ्लोर जो है वो आपका नीचे होता है। तो फ्लोर ये वैल्यू को नीचे लेके आएगा, सील ये वैल्यू को ऊपर लेके जाएगा। इसी तरह दो वैल्यूज़ हैं आपके पास, कोई भी 10 और 20, उनमें से मिन और मैक्स आपने फाइंड करना है। तो इंट m1 इज इक्वल टू 10, इंट m2 इज इक्वल टू 20, इनमें से आपने मैक्सिमम m और m2 से मैक्सिमम वाली वैल्यू फाइंड करनी है। मैथ डॉट मैक्स m1 का m2, इन दोनों में से जो भी मैक्स होगी वो आपको दे देगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप इनमें दोनों में से मिनिमम को निकालना चाहते हैं, मिन इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास मिनिमम आ जाएगी, मैक्स और मिन इस तरह आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके बाद इस रीजन को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। ऑपरेटर्स को 04 कह देता हूँ, रीजन नंबर रीजन 05। स्ट्रिंग्स के साथ आपने काम करना है। अब स्ट्रिंग के साथ बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, जैसे डेटाबेस में से कोई चीज़ आपने सर्च करनी है, आपने किसी चीज़ की लेंथ निकालनी है, आपने वो वाले नेम निकालने हैं जिनमें नंबर ऑफ़ करेक्टर 5 से ज़्यादा है, उन कंट्रीज़ के नेम निकालने हैं, या कोई भी किसी भी हवाले से आपने वो कंट्रीज़ निकालने हैं जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है। तो ये सारे स्ट्रिंग ऑपरेशन से हम काम करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिखता हूँ वार कंट्री इज इक्वल टू, मैं स्ट्रिंग भी लिख सकता हूँ, स्ट्रिंग कंट्री इज इक्वल टू पाकिस्तान, या वार भी लिख दो तो नो इशू। अब मैं चेक करना चाहता हूँ क्या मेरे कंट्री का नाम पाकिस्तान पी से शुरू होता है, तो मैं उसको बताऊंगा कि कंट्री नेम स्टार्टिंग विद पी, अदरवाइज़ बताऊंगा कि पी से स्टार्ट नहीं होता। अब देखें, मैं लिखूँगा इफ़ कंट्री डॉट स्टार्ट्स विद, और यहाँ पे मैं पी लिखूँगा, पी से स्टार्ट होता है तो कंसोल डॉट राइट लाइन स्टार्ट्स विद पी, else console dot write line not starts with p, कंट्रोल F5। ठीक है, तो ये क्या कहता है, कंडीशन इज ट्रू, स्टार्ट्स विद p, ये स्टार्ट विद p उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक अगर ब्लैंक लाइन डाल दूँ उसमें कंसोल डॉट राइट लाइन, और उसमें कुछ भी ना लिखूँ, ऑटोमेटिकली नीचे वाली लाइन में आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट्स विद p। अब अगर मैं कंट्री का नाम बजाय लिखने के मैं यूज़र से इनपुट पे ले लेता हूँ, इनपुट में कैसे लूँगा, कंसोल डॉट रीड लाइन, कि यूज़र खुद नाम दे। अब नाम यहाँ से पूछ रहा है, मैं इसको कह रहा हूँ ABC, तो कहता है नॉट स्टार्ट्स विद पी। ठीक है, दोबारा रन किया, नाम पूछ रहा है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान, लिखता है स्टार्ट्स विद पी।
तो ये पहला ऑपरेशन है कि हम स्टार्ट्स विद चेक कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास जो है एंड्स विद का ऑप्शन भी होता है। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये खुद ही बताएगा एंड्स विद, ठीक है, कौन सी चीज़ पे एंड होना। ये ज़रूरी नहीं कि एक करेक्टर, एक से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। अब तान, अगर तान से एंड हो रहा है तो बताएं, ये भी आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह आप चेक करना चाहते हैं कि उसके अंदर आई एस आ रहा है कि नहीं। ये तो देखें, कोई भी चीज़ होती है ना, यहाँ हम इसको इंडेक्सिंग कहते हैं कि ये इसके जितने भी इसके अंदर नंबर ऑफ़ करेक्टर है वो इसके अंदर इंडेक्सेस पे स्टोर होते हैं। पहला जो है वो ज़ीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है हमारा, और उसके बाद 1 2 3 इस तरह होता है। अब अगर मैं ए की बात करूँ, पाकिस्तान में जो ए है, पहले वाला ए जो है वो पोजीशन 1 पे खड़ा है, P0 और ये 1। इसी तरह अगर मैं कोई भी चीज़ कहता हूँ ना, मुझे उसकी पोजीशन माइनस में होती है। मतलब मैं कहता हूँ पाकिस्तान में एक्स है, तो आंसर आएगा एक्स की पोजीशन -1 है। -1 का मतलब है वो पी से भी पहले है, पहले कैरेक्टर से भी पहले है, मतलब इस स्ट्रिंग के बाहर है। कैसे, यहाँ पे मैं कहता हूँ इफ़ या कंसोल डॉट राइट लाइन कंट्री डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। इंडेक्स ऑफ किस चीज़ का, अब मैं ए का इंडेक्स मालूम करना चाहता हूँ। तो ये देखें, अच्छा वो यहाँ से नाम पूछ रहा होता है, यहाँ नाम पूछ रहा होता है ना, मैं वहाँ पे कमेंट कर देता हूँ ताकि पूछे बगैर ही वो मुझे दिखा दे। तो ये देखें इंडेक्स 1 आया है कि पाकिस्तान में आपने ए का इंडेक्स ढूंढा, ए का इंडेक्स पहले नंबर पे था। इसी तरह ए तो 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे लास्ट इंडेक्स ऑफ ए, आखिरी इंडेक्स आपने ढूंढना है, तो आखिरी इंडेक्स 6 है। 6 किस तरह है, ये देखें, ये पी है 0 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप x को ढूंढें, x का इसने बताया -1, तो जब भी आप इंडेक्स ऑफ ढूंढेंगे, इंडेक्स ऑफ की वैल्यू अगर -1 से बड़ी होती है यानी 0 होती है, तो मतलब वो वर्ड उसी कैरेक्टर से या उसी स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रहा है जो आपने लिखा है। और अगर 0 से कम ज़्यादा होती है तो वो बीच में कहीं ना कहीं कंटेन कर रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर आप लिखते हैं TAN कि TAN आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये टी का बताएगा। देखिए 5 बताया इसने, 5 को अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो 0 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो मतलब ये गिन के पहले का बताएगा, ये नहीं कि ए का बताएगा या एन का बताएगा, बल्कि टी का बताएगा कि TAN कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शंस हैं, अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ये एक वर्ड लिखा उसने और उसको राइट कराया, तो इसकी एक लेंथ का फंक्शन भी होता है कि इसमें नंबर ऑफ़ करेक्टर कितने हैं। तो वो जहाँ भी आपने कंसोल पे लॉग कराने हो, आप कंट्री डॉट लेंथ लिखेंगे, इसमें नंबर ऑफ़ करेक्टर बता देगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका आंसर आपके पास 8 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास है अदर मेथड्स में टू लोअर टू अपर है कि अगर कंट्री के नाम को आप अपर केस में दिखाना चाहते हैं, टू अपर, लोअर केस में दिखाना चाहते हैं तो टू लोअर, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन हमारे पास मौजूद है। कंकर्डिनेशन स्ट्रिंग में दो चीज़ों को इकट्ठा करना चाहते हैं, जैसे कंट्री को हमने वहाँ पे ले लिया, वार सिटी इज इक्वल टू इस्लामाबाद, और यहाँ पे वार एड्रेस इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सिटी प्लस कंट्री, बीच में मुझे एक स्पेस चाहिए तो एक स्पेस लगा दूँगा, या स्पेस के अलावा हाइफन साइन लगाना है तो हाइफन लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ये कंकर्डिनेशन है। और इसके अलावा वो कह रहा है कि ऐसे स्ट्रिंग डॉट कॉन्केट करके भी आप कर सकते हैं, दोनों को जोड़ना है तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं। और एड्रेस इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट कॉन्केट, लेकिन इसको यूज़ करने का इतना वो नहीं है, इसमें आप लिखते जाएँ सिटी, सिटी कामा कंट्री, और बीच में आपके सिटी और कंट्री के बीच में आपको एक ये साइन भी दिखाना है। तो ऊपर वाला तरीका भी ठीक है, नीचे वाला भी ठीक है, जो मर्जी यूज़ करना चाहे, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं। अब जैसे आपने यहाँ दिखाया ना, यहाँ पे आप कह रहे हैं कंसोल डॉट लॉग, सॉरी कंसोल डॉट राइट लाइन
यहाँ भी मैं कहता हूँ माई सिटी इज़ प्लस सिटी एंड माई कंट्री इज़ कंट्री। तो इसको आसान लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन। एक हमारे पास होता है स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, ठीक है। स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट में आपने जो ऊपर लिखा है ना ऐसे, वो एक ही जगह पे इकट्ठा लिखते जाए। माई सिटी इज़, यहाँ पे सबसे पहले ज़ीरो, तरतीब से स्टार्ट करना है, ज़ीरो, एंड माई कंट्री इज़ वन। अब इसके बाद आपने कॉमा लगाना है, ज़ीरो पे क्या भेजना है सिटी, वन पे क्या भेजना है कंट्री। तो ऐसे भी कह सकते हैं स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट के अंदर लिख के, ये भी ठीक है। और जो नया सिंटेक्स है उसके साथ तो ये और आसान हो जाता है। राइट लाइन, आप जो अंदर लिखा हुआ है आपने ये स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट के अंदर, ये सारा उठाएं यहाँ से इधर पेस्ट कर दें। और जहाँ पे आपने ज़ीरो लिखा ना, बजाय ज़ीरो पे आपने ज़ीरो इधर लिखा है इस जगह पे, और यहाँ से इसको वैल्यू पास की कि वो ज़ीरो पे आए, वो आप यहीं पे इधर ही इसके अंदर ही लिखते हैं। लेकिन इसको आपने स्टार्ट करना है डॉलर साइन से। डॉलर साइन से स्टार्ट करेंगे तो ये देखें इसका कलर चेंज कर देगा। और जब इस पर आप माउस पे क्लिक करके यहाँ पे रुकेंगे, देखेंगे जहाँ जहाँ भी सिटी लिखा होगा ना, वो हाईलाइट करेगा कि ये सारे एक ही चीज़ है जहाँ जहाँ भी आ रहा है। इसी तरह जो वन है, वन पे यहाँ पे अपने कंट्री लिखना है, लिख रहे होंगे तो बता भी रहा होगा आपको कि ये स्पेलिंग है। तो ये स्ट्रिंग की फॉर्मेट्स हैं और कंकैटिनेशन वगैरह जो सी शार्प में करते हैं। अच्छा, स्ट्रिंग बेसिकली ना अरे होती है, अरे खैर हम बाद में पढ़ेंगे। अगर यहाँ से मैं करूँ कंसोल डॉट राइट लाइन कंट्री, तो ये कंट्री का नाम दिखा देगी। और अगर मैं इसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ज़ीरो लगाता हूँ तो ये मुझे इसमें से कंट्री में से जो ज़ीरो पे है ना वैल्यू, वो दिखाएगा। यानी कंट्री में हमने पाकिस्तान लिखा हुआ था तो ये हमें पी देगा, वन लिखूँगा तो ए देगा, टू लिखूँगा तो मुझे के देगा। ठीक हो गया। तो इसको हम एज ए अरे भी यूज़ कर सकते हैं। अरे चूँकि हमें आगे जाके पढ़ेंगे तो फिर उसकी वजाहत वहाँ आगे जाके होगी। अब इसके अलावा हमारे पास सब स्ट्रिंग बनाने का ऑप्शन भी होता है। मिसाल के तौर पे वार ईमेल इज इक्वल टू info@evdsp.com, ये हमारे पास मेल है। और आप कहते हैं कि आपको ये नहीं चाहिए, ईमेल एड्रेस क्या है ये नहीं चाहिए, इनसे आपने सिर्फ वेबसाइट्स कलेक्ट करनी है जितने भी, मतलब आपके पास 1000 2000 ईमेल एड्रेसेस है, उसमें से @ के बाद वाला पोर्शन आपने उठाना है। तो वार वेबसाइट इज इक्वल टू ईमेल डॉट सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग आपसे पूछती है कि स्टार्ट इंडेक्स बताएं, कहाँ से स्टार्ट करना है। ज़ीरो बताऊंगा तो यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5, 5 बताऊंगा तो यहाँ से होगा। लेकिन अभी ये इन्फो है, इसके बाद ईमेल एड्रेस 2 अगर आता है और वो इन्फो के बजाय एडमिन आ जाता है, ये तो बड़ा हो जाएगा। अभी हमने असल में इसका इंडेक्स फाइंड करना है कि @ का इंडेक्स क्या है। तो यहाँ मैं कहूँगा वार एट इंडेक्स, यानी @ का इंडेक्स इज इक्वल टू ईमेल डॉट इंडेक्स ऑफ @ का इंडेक्स हमारे पास आ गया। अब ये कहता है स्टार्ट इंडेक्स बताएं, कहाँ से स्टार्ट करना है। आपने कहा ये ऐड का जो इंडेक्स है ना, यहाँ से स्टार्ट करना है। और लेंथ, ठीक है, लेंथ अगर आप नहीं बताते, लेंथ बताते हैं कि आगे आपने कितने करेक्टर लेने हैं। अगर आप नहीं बताते तो सारे के सारे करेक्टर ले लेगा। कंसोल डॉट राइट लाइन वेबसाइट, तो ये देखिए @evdsp.com आ गया। अब आप @ को इंक्लूड नहीं करना चाहते, ऐड के इंडेक्स के साथ एक प्लस कर दें तो आपको @ भी नज़र नहीं आएगा, सिर्फ आगे वाली वेबसाइट नज़र आएगी। ठीक हो गया। तो ये आप किसी भी स्ट्रिंग में से उसकी सब स्ट्रिंग बना सकते हैं। इसके बाद कुछ स्पेशल कैरेक्टर हैं जो आप स्ट्रिंग में इंक्लूड करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आप स्क्रीन पे कुछ इस तरह मैसेज दिखाना चाहते हैं, ही सेड सी, कामाज में लिखना चाहते हैं क्योंकि किसी ने कहा सी हैश इज़ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज।
अब ये आप कैसे लिखेंगे, ये सारा मैंने कॉपी किया, क्यू इज इक्वल टू पेस्ट किया, ज़ाहिर स्टार्ट में भी मुझे ये लगाना पड़ेगा। अब स्टार्ट में लगाया और ये जो लगा ये इसने इसको समझ लिया कि जैसे ये एंड हो रहा है, लेकिन ये एंड नहीं हो रहा। अच्छा यहाँ पे अगर मैं सिंगल कोटेशन दिखाना चाहूँ तब तो ठीक है, ऐसे हो जाता है, लेकिन मैंने ये नहीं दिखाना, मैंने यही दिखाना है ये। तो इसके लिए हमारे पास एस्केप सीक्वेंस स्लैश लगाएं, यहाँ से स्लैश इसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो ख़त्म कर देता है। इसी तरह एंड पे भी आप एक स्लैश लगाएं, ये 2 दफ़ा आ जाएगा और एक दफ़ा जो आप स्ट्रिंग क्लोज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो किसी तरह का भी कोई स्पेशल कैरेक्टर हो जिसका स्ट्रिंग में वो ख़ास मीनिंग है, तो आप उसको स्लैश लगा के उसका वो मीनिंग कैंसिल कर सकते हैं। इसी तरह जैसे यहाँ पे हम नोटपैड में लिखते हैं जैसे सम टेक्स्ट और नीचे लिखता हूँ सम, टैब प्रेस करता हूँ टेक्स्ट, ये जो है ये एक एक कैरेक्टर है, ठीक है, तो इसको हम टैब कहते हैं। या इसी तरह मैं दूसरी लाइन में आ गया, स्ट्रिंग में आप दूसरी लाइन में जाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, जैसे ही सैड आगे आप सी शार्प इज़ वेरी, वेरी के बाद आप दूसरी लाइन में जाना चाहते हैं, स्लैश एन कर दें तो ये नेक्स्ट लाइन हो जाएगी, ठीक है। और पॉपुलर और लैंग्वेज के दरमियान में स्पेस के बजाय आप टैब देना चाहते हैं, तो स्पेस की जगह स्लैश टी कर दें तो ये टैब हो जाएगा, इसके बीच में ज़्यादा गैप आ जाएगा। इसके बाद स्ट्रिंग के साथ आप नंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं, वार मिक्स्ड इज इक्वल टू सम टेक्स्ट प्लस 15 30 30.9 प्लस सम अदर टेक्स्ट प्लस DOB और वार DOB इज इक्वल टू न्यू डेट टाइम, और टाइम में ये देखें मैं ये नीचे वाला प्रेस कर रहा हूँ, उसमें एक मुझे बोला ईयर मंथ डेट, ईयर 1986, मंथ 3 और डे 23। तो ये देखें जब स्ट्रिंग आप बना रहे हैं आप बीच में इंटीजर्स को भी प्लस कर सकते हैं, बीच में ये भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये 13 और 13.9 आपस में प्लस नहीं होंगे, कॉन्कैटिनेट होंगे। यानी कि अगर 13 और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 17, तो ये दोनों का आंसर 30 नहीं आएगा, बल्कि इसका आंसर हमारे पास जो आएगा वो आएगा सम टेक्स्ट 13 17 सम, इस तरह आएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये 13 और 17 आपस में प्लस हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, आपने इसको ब्रैकेट्स के अंदर रखना है कि पहले ये रिजॉल्व हो जाए, पहले ये रिजॉल्व होगा तो अब ये कहेगा सम टेक्स्ट 30 और सम टेक्स्ट आगे इस तरह। तो हमेशा याद रखें कि कोई भी आप इस तरह ब्रैकेट जो चीज़ यूज़ करते हैं उसके बीच में अगर आप फिर ऐसे कर देते हैं तो क्या होगा। अब ये आपके लिए एक इम्तिहान है कि आपने ख़ुद चेक करना है कि इस सूरत में ये 13 और 17 को आपस में प्लस करने के बाद ये मतलब ए को कॉन्कैटिनेट करेगा, या बीच में आप लिख देते हैं तब तो वैसे ही दोनों मतलब अलग अलग हो जाते हैं, और अगर स्टार्ट में आप ये लिख देते हैं और प्लस लिखते हैं तो क्या आंसर आएगा। यानी कि इसका आंसर भी आपने मुझे देना है और इसका आंसर भी आपने मुझे देना है, ठीक है। कि दोनों सूरतों में ऊपर वाली सूरत में क्या ये 30 शो करेगा या नहीं करेगा, और नीचे वाली सूरत में 30 शो करेगा या नहीं करेगा, इसकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। आज के लेक्चर के लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंडीशंस, लूप्स और अरेज वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ से प्रॉपर सी शार्प शुरू होगी। अभी तो ये आपको थोड़ा सा काम करवाया जो बिल्कुल बेसिक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सकता है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अरेज वगैरह पढ़ेंगे, डाटा कलेक्शंस पढ़ेंगे जो सी शार्प के अपने हैं, और जिसमें आपके साथ जो है प्रॉपर सी शार्प में आपको मतलब वो चीज़ें मिलेंगी, दूसरी लैंग्वेजेस में उस तरह से नहीं मिलती, और उनको करने में इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़।